वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बैलेट इक्वल टू पावर, मत पत्र ही शक्ति है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में हमेशा कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो। ऐसे में जो हमारे सिटीजन हैं, हमारे नागरिक हैं, वो अपने इस पावर का कितना यूज करते हैं और उसका हमारे डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट है, यह लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। इसीलिए इस टॉपिक से ऐसे अक्सर आप देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट कमीशन हो, इवन बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट कमीशन हो, उसमें यह टॉपिक एक सदाबहार टॉपिक बना रहता है। तो इसीलिए इस टॉपिक पर ऐसे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। अगर ये टॉपिक आपका तैयार हो गया, ये टॉपिक तैयार होने का मतलब है आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, तो फिर आप यह मान करके चलिए कि किसी भी ऐसे राइटिंग वाले एग्जाम में एक टॉपिक पर आपका कमांड हो गया है। हाँ, कुछ बच्चों का जो मैंने पीछे वीडियोस में कमेंट्स देखे, उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर आप हिंदी में लिखा करिए। देखिए, आप लोगों ने इस ऐसे राइटिंग सीरीज का पर्पस नहीं समझा। मैंने हिंदी में बहुत सारे ऐसे करा रखे हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे करा रखे हैं। मेरा पर्पस यह है कि आपका थॉट मैच्योर होना चाहिए, आपकी समझ मैच्योर होनी चाहिए। आप मेरे लैंग्वेज पर मत जाया करिए। व्हाट लैंग्वेज आई एम यूजिंग इन राइटिंग और स्पीकिंग, मैं बोलता तो हिंदी में ही हूं, हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहा होता हूं। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं। खुद को बस मेरे थॉट से मैच्योर उसको मैच करिए कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप उसको समझ जाइए। अगर आप एक बार समझ गए तो आप ऐसे राइटिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज फिर भी हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान रखते हुए आज का पूरा ऐसे मैंने हिंदी में लिखा है। ऑब्वियसली थोड़े इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग बस वही मैं समझाना जो चाहता हूं उसी को ध्यान रखें कि मेरे कंसेप्ट को समझिए, लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे में इंटर करते हैं। टॉपिक है बैलेट इज पावर, मतपत्र ही शक्ति है। अगर इसको इंट्रोड्यूस करना हुआ तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन हो सकता है वो हो सकता है कि या तो आप इंडियन डेमोक्रेसी की जो जर्नी रही है उसी के साथ स्टार्ट करिए कि कैसे 1991 1992 के इलेक्शन के साथ हमारी डेमोक्रेसी की जर्नी शुरू हुई। फिर बीच में डेमोक्रेसी थोड़ी कमजोर पड़ने लगी जब हमारे यहां आपातकाल इमरजेंसी का टाइम आया। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती गई और फिर एक बार डेमोक्रेसी में जो पावर सेंटर थे वो डगमगाने लगे जब हमारे यहां गठबंधन का दौर आता है 90 से लेकर के 2000 के इलेक्शन के बीच का। उस दौर में इलेक्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, गठबंधन की सरकारों का दौर, डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस। लेकिन उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी धीरे धीरे और मैच्योर होने लगी, लोग और ज्यादा अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज करने लगे और तब उसके बाद डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी होने लगे और फिर उसके बाद सरकारें स्ट्रांग बनने लगी। तो इस जर्नी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसे मैंने स्टार्ट किया है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट। बैलेट मतलब मतपत्र बुलेट से स्ट्रांग है, अर्थात लोकतंत्र में असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि मतपत्र में निहित होती है। मतपत्र केवल एक वोट नहीं बल्कि एक आवाज, एक विकल्प और एक परिवर्तन का प्रतीक है। अब यहां बैलेट की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने कि वह क्या है। एक आवाज है, किसकी आवाज? नागरिकों की आवाज, सिटीजन्स की आवाज। और क्या है? एक विकल्प है। अगर सरकारों से हम खुश नहीं हैं तो सरकार बदलने का, पावर सेंटर बदलने का एक विकल्प है और एक परिवर्तन का प्रतीक है। इसकी शक्ति की गूंज दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भी सुनाई पड़ती है। यहां पर थोड़ा मैंने इसको ब्रॉड करने की कोशिश की, आप लोग भी इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। जब जब सरकारों ने बुलेट के प्रयोग से अपनी निरंकुशता दिखाने का प्रयोग किया है, तब तब बैलेट ने उस सत्ता को उखाड़कर नागरिक शक्ति का एहसास कराया है। अब मैंने बैकग्राउंड बनाया कि बुलेट और बैलेट दोनों में से बैलेट ज्यादा पावरफुल है। और फिर चाहे अमेरिकन गृह युद्ध हो, अमेरिकन गृह युद्ध, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर हो, या फिर भारत में आपातकाल इमरजेंसी, अंततः विजय बैलेट की ही हुई है। ठीक है, तो एक बैकग्राउंड मैंने बनाया किसको लेकर के? बैलेट और बुलेट के कंपैरिजन को लेकर के।
हमारे यहां भी सरकार ने जब सत्ता का दुरुपयोग करना शुरू किया, मतलब बुलेट का यूज करना शुरू किया इमरजेंसी लगाकर, तो उसको किसने उखाड़ फेंका? बैलेट ने। उसी तरीके से अमेरिकन सोसाइटी में जब वहां पर सिविल वॉर चल रहा था 1861-64 तक, तो उस दौर में भी बुलेट ने ही, अब्राहम लिंकन की सरकार ने ही फाइनली जाकर के और वो गृह युद्ध को समाप्त किया था। मतलब बैलेट इतना पावरफुल है कि वह बुलेट के पावर को समाप्त कर देता है। तो हमने इंट्रोडक्शन इसको दिखा दिया। फिर उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की यात्रा, जिसमें स्वतंत्रता पश्चात केंद्रित राजनीति से आज गठबंधन का शासन तथा कांग्रेस के लंबे समय तक केंद्रित सत्ता से दूर रहना, यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में, अब जैसे देखिए, अब हमने थोड़ी ऐतिहासिक बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल जर्नी डिस्कस करनी शुरू की कि भारतीय लोकतंत्र की यात्रा, जिसमें स्वतंत्रता के पश्चात, यहां एक शब्द छूट गया है, कांग्रेस केंद्रित राजनीति से आज गठबंधन का शासन तथा कांग्रेस का लंबे समय तक केंद्रीय सत्ता से दूर रहना, यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में नागरिक संतुष्टि महत्वपूर्ण है और नागरिक संतुष्टि के प्रतीक के रूप में बैलेट सत्ता, शक्ति और सरकार का आधार है। तो बैलेट का इंपॉर्टेंस हमने दिखाया कि कैसे हमारी जर्नी जो शुरू हुई वो कांग्रेस केंद्रित सरकारों के साथ शुरू हुई, लेकिन आज कांग्रेस केंद्र में बहुत लंबे समय से सत्ता से दूर है। यह किसकी पावर है? बैलेट की पावर है। इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन, सर्वसाधारण जनता की उपेक्षा एक बड़ा राष्ट्रीय अपराध है, लोकतंत्र में बैलेट की शक्ति का ही एहसास कराती है। तो हमने इस स्टेटमेंट को लेकर के और बता दिया पूरी जर्नी में कि बैलेट कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ हमने अपना इंट्रोडक्शन पूरा किया। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। मैंने दो तरीके का इंट्रोडक्शन बताया कि एक, या तो आप पूरी हिस्टोरिकल जर्नी के साथ डिस्कस कर ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ कि 1951-52 के साथ जो हमारा पहला इलेक्शन हुआ और उसके बाद आज तक जो इलेक्शन का सरकारों के बदलने का क्रम रहा है, और या फिर इस तरीके से बुलेट और बैलेट के कंपैरिजन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, बात हो रही है डेमोक्रेसी में शक्ति किसके पास है? बैलेट के पास। तो अब लोकतंत्र में शक्ति की अवधारणा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लोकतंत्र में सत्ता शासकों में नहीं बल्कि जनता की इच्छा में निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम शब्द याद करिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक अधिकार नागरिकों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो प्रेम्बल में जो हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी शुरू की है, उससे यह स्पष्ट हो गया कि पावर किसके पास है? वी द पीपल के पास है, हम भारत के लोगों के पास है। अब लोगों के पास शक्ति है, तो शक्ति का यूज कैसे होता है? चुनाव द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों को शक्ति सौंपते हैं। शक्ति किसके पास है? वी द पीपल के पास, हम भारत के लोगों के पास। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस पावर को किसी को सौंपते हैं। कैसे? इलेक्शन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग शक्ति हस्तांतरण की मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जो हम वो पावर ट्रांसफर करते हैं, वह ट्रांसफर कैसा हो रहा है? फ्री हो, फेयर हो। इसको कौन गारंटी देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोकतंत्र की आत्मा मताधिकार है। यदि मतपत्र पर विश्वास समाप्त हो जाए तो लोकतंत्र निरंकुशता में बदल जाता है। नागरिकों को जब तक अपने बैलेट में बिलीव है, विश्वास है, तब तक लोकतंत्र जीवित है। जिस दिन नागरिकों को यह बिलीव हो गया कि मैं वोट कर रहा हूं और उस वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं वोट कर रहा हूं सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनाने वाले आपस में गठबंधन करके, इलेक्शन के बाद गठबंधन करके, और जिसको हम नहीं चाहते हैं उसके साथ सरकार बना लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? लोगों का बैलेट से विश्वास कम हो जाएगा, और जब बैलेट से विश्वास कम हो जाएगा तो फिर सत्ता निरंकुश हो जाएगी। ठीक है, तो पावर लोगों के पास है, प्रेम्बल में हमने देखा, और वो पावर ट्रांसफर होता है अपने प्रतिनिधियों को। कैसे? इलेक्शन के माध्यम से। उसको सिक्योर कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
और उसके सिक्योरिटी में ट्रस्ट बना होना बहुत जरूरी है, वो भी हमने देखा। तो पावर की जो जर्नी है वो हमने देखी कि लोकतंत्र में सत्ता और शक्ति कैसे परिवर्तित होती है। अब आगे आते हैं कि बैलेट की शक्ति की ऐतिहासिक यात्रा, बैलेट की जर्नी कैसे हुई है। अब जैसे इसी को लेकर के आप इंट्रोडक्शन भी कर सकते थे, लेकिन यहां पर भी इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बैकग्राउंड, बैलेट की बैकग्राउंड। ब्रिटिश शासन में भारतीय प्रजा थे। वी वर नॉट सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वी वर सबऑर्डिनेट। हम उनके असिस्टेंट थे, उनके क्या थे? प्रजा थे। देवर किंग, वो राजा थे, हम प्रजा थे। अर्थात संप्रभुता शासन में थी, नागरिकों में नहीं। सोवरेन पावर किसके पास थी? जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश शासन थी, उसमें पावर थी, नागरिकों के पास पावर नहीं थी। 1909, 1919 और 1935 के भारतीय परिषद अधिनियमों, ये 3 एक्ट आए। इन्होंने सीमित मताधिकार तो दिया, परंतु सामान्य जनता को मताधिकार से वंचित रखा गया। मतलब दे गेव अस द वोटिंग राइट बट वेरी लिमिटेड। और इससे क्या हुआ कि पावर अभी भी उन्हीं के पास बनी रही, पावर आम लोगों के पास नहीं आई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी का हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि सबको मताधिकार मिलेगा, जो भी वयस्क है सबको वोटिंग राइट मिलेगा, अपनाया, जो 1991-92 के आम चुनावों के साथ लोकतांत्रिक क्रांति बन गई। और उसके बाद इतने बड़े देश में अचानक से पावर सत्ता से शिफ्ट होकर के नागरिकों के पास आ गया, एक झटके में, सिर्फ एक इलेक्शन में। 1991, 51, 52 के एक इलेक्शन से पावर सेंटर गवर्नर से शिफ्ट होकर के लोगों के बीच आ गई। अब उसमें जर्नी क्या है कि प्रथम आम चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाता शामिल हुए और आज भारत में 96 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2024 का डेटा बताता है, जो संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या के बराबर है। जो पूरे के पूरे यूरोप की जनसंख्या, यूरोप में बहुत सारे देश हैं, सबकी टोटल पॉपुलेशन मिला दी जाए उतना हमारे यहां सिर्फ वोटर है, मतलब 18 साल से कम उम्र के लोगों को पूरा छोड़ दिया गया है, उतना हमारे यहां वोटर है जितने की पूरे यूरोप की जनसंख्या है। स्वतंत्रता के बाद लगातार बढ़ता पंजीकृत मतदाता और बदलती सरकारें यह दर्शाती हैं कि कैसे बैलेट ने निर्बल को सबल बनाया है। तो हमने क्या देखा? हमने बैलेट की यात्रा देखी कि ब्रिटिश काल से लेकर के आज तक, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन में भाग लेने वाली जनता है वह भारत की है, पूरे यूरोप की जनसंख्या के बराबर लगभग, और उसने पावर को एंजॉय किया है और सरकारें समय समय पर उसके वोट से, उसके बैलेट से बदलती रही हैं। तो बैलेट की हमने जर्नी देखी। अब उसके बाद कि बैलेट परिवर्तन का साधन कैसे रहा, बैलेट ने क्या क्या बदला हमारे समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, क्या परिवर्तन लेकर के आया बैलेट, अब उसको देखते हैं। बैलेट ने क्या किया? दलित और पिछड़ा वर्ग का सशक्तिकरण किया है। कैसे? काशीराम और मायावती जैसे नेताओं का उभार चुनावी लोकतंत्र के द्वारा ही संभव हुआ। अगर बैलेट सिस्टम नहीं आया होता, चुनावी लोकतंत्र नहीं होता, तो शायद हमारे समाज का जो दबा पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, वह कभी पावर सेंटर में नहीं आता। लेकिन बैलेट ने क्या सिक्योर किया कि जो सोसाइटी का सबसे कमजोर वर्ग है वह भी राजनीतिक रूप से क्या हो सके? सशक्त हो सके, और तभी उनके प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो काशीराम जी हो या सुश्री मायावती बहन जी हो, इन दोनों का उभार हुआ। ठीक है, तो यह किसकी पावर थी? बैलेट। बैलेट ने क्या किया? पॉलिटिकल पावर में परिवर्तन सिक्योर किया। दूसरा, बैलेट ने महिला सशक्तिकरण सिक्योर किया, जेंडर इक्वालिटी, विमेन इंपावरमेंट को भी बैलेट ने सिक्योर किया। कैसे? पंचायती राज संस्थाओं में 33% का रिजर्वेशन दिया हमने, और जो वर्तमान लोकसभा है उसमें लगभग 15% महिला सांसद है, जो क्या दिखाता है कि महिलाएं भी अब पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं। तो कैसे आ चुकी हैं?
ये किसकी पावर है? तो यही बैलेट की पावर है, जिसने कि महिलाओं को भी पॉलिटिकली इंपावर्ड किया है। और अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला करके हमने क्या किया है? बैलेट के महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ बैलेट ने जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी थी, जो क्षेत्रीय पहचान थी, उसको भी स्ट्रॉन्ग किया है और क्षेत्रीय पहचान को विलुप्त होने से, समाप्त होने से रोका है। जैसे बैलेट के कारण ही रीजनल आइडेंटिटी वाले क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हो पाया है। जैसे तमिलनाडु में डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, या फिर ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टियां, डीएमके और एआईडीएमके जैसे पार्टियों का उदय हुआ। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आई, यूपी में समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाजवादी पार्टी आई, बिहार में जेडीयू एवं आरजेडी आदि राजनीतिक दलों का उदय हुआ। ये नेशनल पार्टियां नहीं है, ये अपने रीजनल आइडेंटिटी के साथ किसी एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ इलेक्शन लड़ती हैं, उसी क्षेत्र के हित के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। ऑब्जेक्टिव है इनका कि वो नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टी बन सके, लेकिन ये है क्या? ये रीजनल पार्टियां हैं जो रीजनल आइडेंटिटी को, रीजनल प्राइड को, रीजनल कल्चर को बचाए रखने में, उनको सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बैलेट ने क्या किया है? क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय कल्चर को भी सिक्योर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और क्षेत्रीय लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व सिक्योर हुआ है। ठीक है, तो यह बैलेट परिवर्तन का साधन बनकर के आया है। बैलेट ने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, बल्कि बैलेट ने जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म को भी बढ़ावा दिया है। अकाउंटेबल बनाया है किसको? नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार को। कैसे? 1977 के चुनाव में आपातकाल के बाद जनता ने मतदान के माध्यम से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। जब हमारे यहां इमरजेंसी लगाया गया तो यह लोकतंत्र की हत्या थी। इट वॉज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उस लोकतंत्र की हत्या को नागरिकों ने बैलेट के माध्यम से क्या किया? फिर से लोकतंत्र को रीइंस्टॉल किया, पुनर्स्थापना की और इंदिरा गांधी की सरकार का पतन हुआ। 90 के दशक के गठबंधन के दौर के बाद 2014 से स्थिरता एवं नीतिगत स्पष्टता को बढ़ावा दिया। 90 के दौर में जब हमने नागरिकों ने महसूस किया कि हमारे बैलेट से जो सरकारें बन रही हैं उनमें अस्थायित्व नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एंड उनकी जो पॉलिसी है वो पैरालाइज्ड है, तो लोगों ने क्या किया? फिर किसी एक पार्टी को बहुमत देने की शुरुआत की। तो नागरिकों ने अपने बैलेट का यूज करके सरकारों को क्या बनाया? पावरफुल बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेट का ही प्रभाव था कि सरकारों को भी दबाव में रिफॉर्म करना पड़ा। कैसा रिफॉर्म? आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि सरकारें कैसे काम कर रही हैं, कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, यह पारदर्शिता पूर्ण तरीके से होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। वी हैव द राइट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द गवर्नमेंट। तो इसीलिए लोगों के दबाव में आरटीआई लाया गया। लोगों के दबाव में ही, जब लोगों के पास रोजगार नहीं था तो लोगों ने उन पार्टियों को वोट देना शुरू किया जिन्होंने रोजगार का वादा किया। तो उनके दबाव में मनरेगा जैसी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। लोगों के दबाव में ही जनधन जैसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसी सुविधाएं भी इंट्रोड्यूस की गई। बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। तो ये सब सुधार जो हुए ये किसके परिणाम थे? नागरिक अपेक्षाओं के परिणाम थे, जिसे नागरिकों ने अपने बैलेट के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को दिखा दिया कि अगर आप हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करोगे तो हम आपको सत्ता से हटा देंगे। CSDS यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करता है। इन्हें 2024 में एक सर्वे किया था कि उनके अनुसार हाल के चुनावों में लगभग 70% मतदान हुआ है, जो नागरिकों के लोकतंत्र पर विश्वास को दर्शाता है। मतलब कि हमारे यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, 70% के आसपास हमारे यहां वोटिंग हो रही है, जो दिखाता है कि लोग अब अपने बैलेट का यूज करने लगे हैं
और बैलेट में विश्वास बढ़ा है, जो दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है और बैलेट पावरफुल हो रहा है। ठीक है, तो बैलेट ने कैसे जवाबदेही और सुधार को दिखाया, यह भी हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेट की शक्ति के समक्ष चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि बैलेट हमेशा से पावरफुल बना हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उसके सामने। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है राजनीति का अपराधीकरण। एक एडीआर का रिपोर्ट है, एडीआर का रिपोर्ट 2024 का कहता है कि हमारे यहां जो सांसद हैं उसमें से 40% क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, आपराधिक मामलों से जुड़े हुए हैं। यह एडीआर रिपोर्ट क्या दिखाता है कि हमारी राजनीति अभी भी स्वच्छ राजनीति नहीं है। 40% पार्लियामेंटेरियन, 40% सांसद, बहुत बड़ा नंबर है, आपराधिक गतिविधि के हैं। तो यह हमारे बैलेट के पावर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगला है धन और बल का प्रभाव। जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में पैसा और गिफ्ट दिया जाता है और इससे लोगों के बैलेट को खरीद लिया जाता है। शायद इसके साथ साथ बूथ पर बहुत बार बूथ कैप्चरिंग भी आप लोगों ने सुना होगा, ये कर दिया जाता है। तो ये सब क्या है? हमारे बैलेट की शक्ति को कम करते हैं। पैसे के नाम पर हमारा बैलेट बिक जाता है, तो पैसे के नाम पर बैलेट बिक जाएगा तो बैलेट की पावर घट जाएगी। उसके साथ साथ एक ट्रेंड देखा गया है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ग्रामीण लोग खुल के वोटिंग करते हैं, लेकिन शहरी लोगों के लिए उस दिन क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। दे यूज्ड टू एंजॉय, और वो घूमने निकल जाते हैं। तो शहरी मतदाताओं में इलेक्शन के प्रति उदासीनता यह क्या दिखाती है कि हमारे बैलेट की शक्ति के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपकी बैलेट की शक्ति, आपके मतपत्र की शक्ति जब आप मत प्रयोग करेंगे तभी सामने आएगी, लेकिन शहरी मतदाताओं में उदासीनता बनी हुई है, जो हमारे बैलेट की शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है फेक न्यूज और डिजिटल हेरफेर। बहुत बड़ी चुनौती हाल के वर्षों की निकल करके आई है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो। फेक न्यूज जिस तरीके से प्रोपगेट किया जाता है, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, बाद में केस होता है, सबको पता है, आरोप लगा दो इलेक्शन में, इलेक्शन के टाइम में केस होगा, उसका फैसला 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, जाकर के माफी मांग लेंगे, खत्म हो जाएगा खेला। इलेक्शन के टाइम में आरोप लगा दो, इलेक्शन के टाइम में सोशल मीडिया से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे देकर के फेक न्यूज चलवा दो, और इस तरीके से दूसरे को क्या कर दो, डिफेम कर दो, बदनाम कर दो। और इससे भी क्या होता है, जो हमारी बैलेट की पावर है कमजोर हो जाती है, क्योंकि हम एक ईमानदार और अच्छे नेता को इलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन फेक न्यूज इसका यूज करके हमें जो ईमानदार और अच्छे नेता हैं उनकी छवि हमारे सामने खराब कर दी जाती है। तो यह भी हमारे लिए एक चुनौती है। अगला है चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी। इलेक्शन में कौन कितना फंडिंग कर रहा है, कौन पार्टी कितना फंडिंग कर रही है, कौन कैंडिडेट कितना फंडिंग कर रहा है, यह एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फंडिंग इस तरीके से होता है कि सभी कैंडिडेट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव नहीं है, तो अंदाजा लगाया जाता है। इस संदर्भ में चुनावी फंडिंग इतनी हैवी होती है हमारे यहां, और उसी के चलते वोट खरीद लिया जाता है, नेताओं की इमेज चमका दी जाती है अपराधी बना दिया जाता है देवता। तो ऐसी इमेज हमारे यहां बना दी जाती है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो आलोचना करी थी, इसके पीछे का कारण यही था कि चुनावी फंडिंग में कोई पारदर्शिता नहीं है। तो यह भी हमारे बैलेट के सामने एक चुनौती है। और एक और चुनौती है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव, क्योंकि हम बाध्य हैं कि हमारे कैंडिडेट्स कहां से आएंगे, पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे। पॉलिटिकल पार्टी से हमारा जुड़ाव रहता है, क्योंकि उनके साथ आइडियोलॉजिकल जुड़ाव होता है। अब वो किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर देती हैं, तो हम चूंकि उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं तो हम उनको वोट कर देते हैं। अब उन्होंने किस क्राइटेरिया के आधार पर किस कैंडिडेट को खड़ा किया है स्पष्ट नहीं है। उन्होंने एक अपराधी पृष्ठभूमि वाले, क्योंकि हमारे सामने 40% पार्लियामेंटेरियन अपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, तो उन्होंने एक अपराधी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया, और हम न चाहते हुए भी आइडियोलॉजिकल बेस के कारण उस अपराधी को भी वोट दे देते हैं। तो यह क्या दिखाता है कि हमारी बैलेट की शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव है, और वो राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, आरटीआई के अंदर नहीं आती है। यह भी हमारे बैलेट की शक्ति को कम कर रहा है। अब हमने देखा कि बैलेट की शक्ति के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं,
समाधान भी संभव है। तो समाधान क्या होना चाहिए? हमें इलेक्शन रिफॉर्म करना चाहिए, चुनाव सुधार करना चाहिए। कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। हम जो इलेक्शन में इतनी हैवी फंडिंग हो रही है, बार बार इलेक्शन सिस्टम देश को प्रभावित कर रहा है, लोग अपने काम धाम से हट करके हर साल कभी इस इलेक्शन पे कभी उस इलेक्शन पे बिजी हैं। उससे बढ़िया है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए, अच्छा तरीका है। साथ ही इलेक्शन में जो फंडिंग है, जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वह अपने तरीके से फंडिंग करता है। इलेक्शन में फंडिंग की अपर लिमिट अगर 75 लाख है, 90 लाख है, वो फंडिंग करता है 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो ऐसे में वह पैसे का प्रयोग करके हर जगह सिर्फ अपनी प्रचार करवा लेता है, तो लोगों के एटीट्यूड को प्रभावित कर लेता है। तो इससे बचने का एक तरीका है स्टेट फंडिंग। कैंडिडेट्स को फंडिंग न करने दे, स्टेट खुद इलेक्शन की फंडिंग करे। स्टेट फंडिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही पारदर्शी फंडिंग प्रणाली, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको पैसा कहां से आता है, इसको पारदर्शी तरीके से क्लियर किया जाए। अब वो अपराधियों से पैसा तो कहीं नहीं ले रही है, देशद्रोहियों से पैसा तो नहीं आ रहा है, आतंकवादी संगठनों से पैसा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जहां से भी पैसा आ रहा है उसकी निष्पक्षता के साथ पारदर्शितापूर्ण तरीके से फंडिंग सिक्योर हो, ताकि वह पॉलिटिकल पार्टी नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्रीय हित में काम कर सके। चुनाव आयोग की शक्ति को बढ़ाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग अभी भी बहुत सारे मुद्दों में जो कैंडिडेट खड़ा होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बहुत सारा हेरफेर करते हैं और उन पर कंट्रोल करने की पावर अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को जुडिशरी में जाना पड़ता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन एट अ टाइम डिसीजन नहीं ले पाता है, एट अ टाइम कोई एक्शन नहीं ले पाता है और वो अपराधी इलेक्शन जीत जाता है। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के पावर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ चुनाव सुधार नहीं, जो हमारे मतदाता हैं उनको भी एक्टिव, उनको भी जागरूक, उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है। स्वीप अभियान के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इलेक्शन के माध्यम से हमारे इलेक्शन को शामिल किया जाए और बच्चों को उसको जागरूक किया जाए। तकनीकी के साथ इलेक्शन की पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। जैसे ईवीएम आया, ईवीएम ने ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा बढ़ाया। ईवीएम के साथ जब वीवीपैट जोड़ दिया गया तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ गई। तो ऐसे ही वीवीपैट जैसी सुविधाओं को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए। इससे लोगों के इलेक्शन में ट्रस्ट बढ़ेगी। तो यह भी एक अच्छा प्रयास हो जाएगा। अगला है नागरिक जिम्मेदारी। सारा काम इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं, नागरिकों का भी होना चाहिए। हम क्यों पैसे लेकर के अपना वोट बेचते हैं? तो हमारे अंदर भी अपने उस देश के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए और सतर्क नागरिकता, अपने नागरिक वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके लिए धन एवं उपहार जो हम लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी से या कैंडिडेट से, उससे बचना चाहिए। जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो उम्मीदवार की योग्यता है उसके आधार पर वोट करना चाहिए। इससे पॉलिटिकल पार्टीज पर भी क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा और वो अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए बाध्य होंगी। तो हमारे इलेक्शन में अच्छे उम्मीदवार स्वतः आने लगेंगे, खुद ब खुद इलेक्शन अच्छा होने लगेगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हमें अपने इलेक्शन में सुधार करने की जरूरत है। उसके साथ हम आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में जो मैंने ये लाइन लिखा है इसको ध्यान से समझिएगा कि जो लिखा है मैंने कि बैलेट केवल नागरिक का कार्य मात्र नहीं बल्कि लोकतंत्र की सफलता का माध्यम है। यह नागरिक को शासक और शासक को नागरिक बना देता है। जब नागरिक मतदान करता है तो केवल सरकार नहीं बल्कि राष्ट्र की दिशा भी तय करता है। अगर हम भ्रष्टाचारी सत्ता चुनेंगे तो देश गर्त में जाएगा। अगर हम ईमानदार सत्ता चुनेंगे तो देश प्रगति करेगा। इसके बाद यदि हम अपने मताधिकार का सम्मान करें और विश्वास रखें कि मतपत्र ही शक्ति है, ऐसे का लाइन था, उसको कनेक्ट किया हमने यहां से, तो यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र की शक्ति हमेशा नागरिकों के हाथ में रहेगी। और इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर की कविता बैलेट की शक्ति को याद दिलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, रास्ता दो राह
समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोगों के पावर को इन्होंने दिखाया है अपने इस कविता में, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसके साथ आप एंड करेंगे तो ऐसे परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप लगातार कनेक्टेड हैं तो निश्चित ही है कि ऐसे में आप किसी भी एग्जाम में ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, मैं उतना मैच्योर बना दूंगा कि आपकी ऐसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ, लैंग्वेज को लेकर के आप लोग अपने दिमाग से वो जो एक बना हुआ है प्रॉब्लम, उसको निकाल फेंकिए। लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आप जस्ट उस बात को कन्वे कर लो, उस बात को कैच कर लो जो मैं समझाना चाहता हूं। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। अगर आप लोग बीपीएससी का इस बार एग्जाम दे रहे हैं, 71st बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं मेंस, तो आप लोग ऐसे का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 10 टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, पिछली बार भी था। और विद इन 24 आवर हम लोग इवेल्युएशन करके आपकी कॉपी आपको दे देंगे। हमारा फीस 1500 है। और जो लोकोक्ति है बिहार में जो स्पेशली पूछी जाती है, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। हाँ, ये 10 टेस्ट जरूर है। पिछली बार में हमने 10 टेस्ट का ही अनाउंसमेंट किया था, लेकिन हमने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाए थे। जिन स्टूडेंट्स के साथ था कि उनकी ऐसे राइटिंग थोड़ी अच्छी हो गई है, उनके लिए हमने टेस्ट को कम कर दिया था कि हाँ अब आप जाइए, आप बाकी अपने सब्जेक्ट पर काम करिए। लेकिन जिनकी ऐसे राइटिंग थोड़ी कमजोर थी, उनके लिए हमने टेस्ट बढ़ा दिए थे। इस बार भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप, टेलीग्राम में कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।